हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुणराज सिंह और आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस के साथ साथ उसका पीछे का कंसेप्ट भी मैं जितना हो सकेगा उतना आपको बताता रहूंगा, तो इस पर फोकस किया जाए। तो रात के बज चुके हैं 2 और अभी घर में सिर्फ 2 लोग ही जगह रहे हैं, मैं और स्नोबेल। तो अगर आपको उसकी आवाज आए तो डरना नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, which orientation of an electric dipole in a uniform electric field would correspond to stable equilibrium। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल किसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप इस चीज का आंसर वैसे ओरली भी दे सकते थे एंड कुछ लोग को समझ में आ भी गया होगा कि इसका आंसर आप क्या लिखने वाले हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, that is angle between dipole moment and electric field is 0 डिग्री। जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा एंड वी कैन से ये आपस में पैरेलल होंगे। एंटाई पैरेलल होते अगर एंगल कितना होता 180 डिग्री, बट एंगल है अगर 0 डिग्री तो ये आपस में पैरेलल होंगे और इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। तो इसके लिए जिसको ये पता था ठीक, नहीं पता तो हम इसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था कि जो हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है, डायपोल बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो कि कुछ दूरी पर सिचुएटेड है। हम ये नहीं कहेंगे स्मॉल दूरी पर सिचुएटेड है, मैक्सिमम टाइम कहते हैं कि स्मॉल दूरी पर नहीं, दे आर नॉट एट अ स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल तब भी होगा कि अगर वो ठीक ठाक डिस्टेंस पे भी है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर बाई चांस वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे होते हैं तो हम उसको नाम देते हैं शॉर्ट डायपोल, उसके केसेस अलग हैं। तो जनरली बात हम कर रहे हैं, डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो हम क्या दे रहे हैं, एक चार्ज है -q एंड इसका अपोजिट एंड इक्वल चार्ज क्या होगा, +q, और ये आपस में लेट अस सपोज d डिस्टेंस अपार्ट है, लेट अस सपोज d डिस्टेंस अपार्ट है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है इसको डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं कि इन दो में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि सेम होने वाला है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर का। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसके डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर हमारा क्या हो गया, -q से पॉजिटिव q चार्ज की तरफ। अब अगर हम इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर हम इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इक्वी स्पेस लाइन से शो करी जाती है, डायपोल को हम किसी भी जनरल एंगल पे रख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये रहा हमारा वो माइनस चार्ज और ये रहा हमारा वो प्लस चार्ज एंड ये है उसका डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में ना, ये ऊपर की तरफ जिधर एरो बना है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। अगर इन दोनों के बीच d डिस्टेंस होता, कई बार हम d लेते हैं, कई बार 2l लेते हैं। उसका रीजन ये है कि सेंटर से कई केसेस हो जाते हैं सेंटर से डिस्टेंस लेने के, इसलिए उसे 2l का हद कह दी जाता है। बट रिमेंबर हमें यही रखना है कि चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं हम उस डिस्टेंस को जो उन दोनों चार्जेस के बीच होता है, चाहे वो d हो, 2l हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा क्या मतलब, एंगल बिटवीन दिस डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये है डायरेक्ट एंगल और इसको हम बोल दे रहे हैं थीटा। ओके, तो इसमें एक टॉपिक आता है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। होता क्या है आप सबको पता होगा, तो आपको पता होगा कि जब भी एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या हमें पता है? जी हाँ, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको याद होगा हम क्या कहते थे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। जिस भी फोर्स चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो यहां से आपको याद होगा जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते थे तो हम QE रखते थे, उसको याद आया? जी हाँ, QE रखते थे। तो कहने का मतलब इतना तो सबको क्लियर है कि जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगता है? Q इंटू E। Q क्या है? उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ओके, अब इस चार्ज पर इसका डायरेक्शन क्या होता था? अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता था उसी डायरेक्शन पे, और अगर नेगेटिव है तो उसके अपोजिट होता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू E, इतना फोर्स लगेगा। सिमिलरली इस पर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E। -q मत कहना, वो हमने डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन ले लिया है, डोंट वरी।
तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर ये डायपोल मोमेंट है, इस पर हम इधर को खींच रहे हैं, इस पर हम इधर को खींच रहे हैं, तो ये रोटेट हो जाएगा अंदर की तरफ। इमेजिन करो इसको हम ऐसे रखा हुआ है, इस पर फोर्स इधर को लग रही है, इस पर फोर्स इधर को लग रही है, और दोनों फोर्स बराबर हैं, तो होगा क्या, ये रोटेट कर जाएगा। तो ये जिस इफेक्ट से रोटेट हुआ उसको हम टॉर्क बोलते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको एक चीज याद दिलानी थी कि टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसका डेरिवेशन आप चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। जो टॉर्क होता है वो पी साइन थीटा होता है, किसी भी वेक्टर पे, वो किसी भी डायपोल पर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जहां पर पी है उसका डायपोल मोमेंट और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ। अब इसके केसेस थे, 2-3 केसेस थे। पहला केस क्या था, अगर एक जनरल थीटा, केस 1 अगर हम कहें सिंपल, क्या, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, आपको पता है साइन थीटा में जब भी हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, +1, एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आप क्या एग्री करते हो, साइन थीटा में अगर हम थीटा की वैल्यू दुनिया में कुछ भी रख दें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, +1। और वो कब आएगी, तो थीटा या तो 90 हो या फिर कितना हो, 270, जी नहीं 270 पर -1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही हम 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू हम नहीं पा सकते। तो कहने का मतलब टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम। जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारा टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता था, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके साथ 2-3 और क्वेश्चन और भी हो जाएंगे। अगर बाई चांस पूछा होता क्या कि हमें टॉर्क कैसा चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन चाहिए, तो आप क्या बताते, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, या फिर जो हमारा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, एक ही बात है, तब वहां पर क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम। फील करें इस बात को, देखते हैं। ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस पर डायपोल रखा हुआ है ऐसे, ठीक, ये रहा माइनस चार्ज और ये रहा हमारा प्लस चार्ज, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसी की बात हम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब अज्यूम करो, देखो सोचो, ये रहा वो वेक्टर डायपोल मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नीचे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे। क्या ये मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसी टाइम तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा। सोचो, टर्निंग इफेक्ट को ही तो हम वो टॉर्क कहते हैं, इसी टाइम पर तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा। देखो अगर ये बाई चांस ऐसा होता, इसको खींचो जरा, इधर उधर फोर्स किधर लग रही है, इस पर, इसको रोक दे रहा हूं, कंफ्यूजन होगी। इसको देखो, फोर्स इस पर किधर, इस साइड में, इस पर किधर, इस साइड में। अगर हम इसको खींच रहे हैं, कोई टर्निंग इफेक्ट बन रहा है, जी नहीं। तो टॉर्क बन रहा है, जी नहीं। जब ऐसे है, अब थोड़ा घूमेगा तो अब थोड़ा कम टर्निंग इफेक्ट होगा, बट सबसे ज्यादा कब होगा, ऐसे। इसलिए आपको पता होगा जब भी हम स्क्रू ड्राइवर से कुछ खोलते हैं, अच्छा वो देखा है बाइक के मैकेनिक की शॉप वाला, तो उसके पास लंबा सा स्क्रू ड्राइवर होता है, उसकी नोक में स्क्रू फंसा लेता है वो, और फिर पीछे हैंडल इस टाइप से होता है ऐसे, राइट। तो कभी सोचा एंगल 90 डिग्री पे क्यों है, क्योंकि जब हम इस पे वो फोर्स लगाता है खींचने के लिए, जब इसको घुमाता है, तो इस वाले पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे ऐसे, तो ऐसे घूम जाता है, राइट, ऐसे घूम जाता है। वो सीधे क्यों नहीं खींच रहा, तो उसको पता नहीं घूमेगा। तो उसको जब हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो हमको 90 डिग्री पर ऐसे घुमाना पड़ता है। सोचो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ये रहा इसका फील, और थ्योरेटिकली तो प्रूफ हो रहा है कि टॉर्क की वैल्यू थी हमारी ये, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब हमारा साइन थीटा कैसा हो, मैक्सिमम हो। दैट इज साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाए हमारी +1 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये रहा इसका मैथमेटिकल प्रूफ, और ये रहा इसका फील। ओके, अब दूसरा केस क्या बनता था, अगर हम इसे किस एंगल पे रखें, केस 2 की बात करें। केस 2 की बात करें, अगर हमारा थीटा है 0 डिग्री, कहने का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है वो डायपोल मोमेंट। ध्यान रखना, इस पर माइनस क्यू होगा और इस पर प्लस क्यू होगा। क्यों लिया ऐसा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमको 0 डिग्री एंगल बनाना है दोनों के बीच। इधर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट वेक्टर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस केस में हमको बताना है, तो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले शायद बता चुका हूं, टॉर्क इसमें कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, साइन थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे तो साइन थीटा 0 होता है, एट थीटा इक्वल टू 0, तो पूरा टॉर्क कितना हो गया, 0। ये तो न्यूमेरिकल बात हो गई। फील क्या है इसका, फील बिल्कुल यही है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा आपका डायपोल। अगर इस पर चार्ज फोर्स उस साइड को लग रही है, इस पर फोर्स इस साइड को लग रही है,
इसको खींच लो कितना भी, ये टर्न नहीं होने वाला, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर टेढ़ा हुआ तो टर्निंग इफेक्ट होगा, राइट। अगर टेढ़ा है, अब इधर खींच रहा हो इधर खींच रहा हो तो ऐसे करके घूम जाएगा, बट पहले से ही सीधा है, इसको कितना भी खींचो अब ये घूमने वाला नहीं है, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो वही हम इस पे मैथमेटिकली कह रहे हैं कि टॉर्क कितना होगा, 0। एक और कंडीशन होती है, ध्यान से सुनिए, लास्ट कंडीशन जो हमारे पास बची वो है हमारे पास केस थर्ड, जब हमारा थीटा होगा बराबर 180 डिग्री के। ये केस लगभग सिमिलर दिखते हैं और उसी में से किसी का ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यही है हमारे पास डायपोल। अब एक बात बताना, प्लस क्यू किधर करोगे, माइनस क्यू किधर करोगे? माइनस क्यू आप इस साइड पे करेंगे और प्लस क्यू इधर करेंगे। समझ में आता है, क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट का वेक्टर इधर चाहिए, जो कि होता किधर है, माइनस से प्लस के डायरेक्शन में, राइट, इधर डायपोल में। अब बताओ एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है ना, इधर डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, दोनों बीच का एंगल 180 डिग्री। अब आप बताएंगे टॉर्क कितना होगा, तो आपने कहा टॉर्क बराबर, जो कि साइन फॉर्मूला है टीई साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 180 रखोगे, साइन थीटा फिर भी 0 होता है, साइन 180 इज ऑल्सो 0, दैट इज वाई टॉर्क यहाँ पर भी 0 आएगा। कैसे समझ में आया, कहने का मतलब, इस केस को अज्यूम कर लिया आपने, सोचो, इमेजिन करो इसको इमेजिन करो, जो मैंने पहले बताया था। क्या है इसमें, देखो ये रहा डायपोल, मान लो ये इसकी हेड है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, प्लस पर फोर्स किधर लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा आपको। पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगेगी, इधर, नेगेटिव पर फोर्स किधर लगेगी, उस डायरेक्शन में। तो मैंने वही बताया, इस पर फोर्स इधर लग रही है, इस पर फोर्स इधर लग रही है, एंड कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक, टॉर्क 0। बट ये केस डिफरेंट क्यों है, इसमें क्या करा गया, डायपोल को ऐसे पलट दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मूवमेंट इधर है, ये नेगेटिव चार्ज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा बताओ, पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगती है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, किधर था, इधर। तो इस पर फोर्स किधर लगेगी, इधर, और इस पर फोर्स किधर लगेगी, इधर। इस बार हम खींच नहीं रहे हैं, दबा रहे हैं, आपको इमेजिन हो गया होगा, इस बार हम दबा रहे हैं, इस पर फोर्स इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रही है, लेकिन टर्निंग इफेक्ट तो कोई प्रोड्यूस नहीं होगा दबाने से। बट दोनों केसेस आपस में अलग हैं। ऊपर क्या हो रहा था, बाहर के लिए फोर्स लग रही है दोनों पर, खींच रहा था ये, नीचे क्या हो रहा है, अंदर के लिए फोर्स लग रही है दोनों पर और ये दब रहा है, ठीक। ये दो केस अलग, इस वजह से अलग हो जाते हैं। अब आपको बता दें स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है। यहां पर इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाती है किसको, अगर एंगल आपका कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ओ सॉरी ये वाला, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी फील कराते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वाले केस में अज्यूम करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लास 11 में आपको पता होगा कि जब किसी सिस्टम को उसके ओरिजिनल या मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, अगर वो वापस अपनी ओरिएंटेशन ले लेता है, इतने कठिन वर्ड का प्रयोग ना किया जाए, अगर किसी को जरा सा हिलाया जाए अपनी पोजीशन से और वो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो अपनी पोजीशन बदल लेता है उसके बाद, तो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे सोचिए, ये जो बाहर खींचने वाला है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, दोनों फोर्स किधर लग रही है, बाहर। अगर इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ऊपर ही नीचे ऐसे घुमाया, ठीक। अब सोचो फोर्स के लग रही बाहर, ये दोबारा क्या अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, सोचो, खींच के देखो, ऐसे जरा सा अगर हमने ऐसे टेढ़ा रखा होता तो फोर्स क्या लग रही थी, बाहर, ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया, इधर खींचोगे तो भी अपनी पोजीशन में आ गया, ठीक। तो ये अपनी पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें सोचो क्या होगा, डायपोल रखा है ऐसे, ये अंदर के लिए दब रहे हैं, फोर्स इस पर उधर लग रही है, इस पर फोर्स इधर लग रही है। अगर थोड़ा सा हमने घुमाया इसको, तो इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, ये घूम जाएगा, इमेजिन करो, ये क्या होगा, घूम जाएगा, फोर्स इस पे अंदर की लग रही है, जरा सा हमने डिस्टर्ब किया तो ये पूरा ही बदल लेगा अपने डायरेक्शन को, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आगे जाके इसका एक और रीजन हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, जैसे कि डिफाइन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम कंडीशन को स्टेबल कहा जाता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको अनस्टेबल कहा जाता है। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो फील से हो जाने वाला था, पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती हमको यहाँ पे, बट समझाना ये था, अगर कोई नया है, किसी ने ये सब नहीं पढ़ा है, तो आपको पता होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब तब होता है जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब वो होता है कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आपका 180 डिग्री होगा, क्लियर। और फील इसका यही था, अगर इतना तो आपको आना चाहिए पहले से, प्री रिक्विजिट नॉलेज, की स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर कोई सिस्टम अपने ओरिएंटेशन को दोबारा रीगेन कर लेता है डिस्टर्ब करने पे। जैसे अगर कोई ऐसे रखा हुआ है, इसको हमने डिस्टर्ब किया
और ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर कोई ऐसी ओरिएंटेशन है जिसको अपने से डिस्टर्ब करने से वो पूरा बदल ले, कहीं और चला जाए, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर से इमेजिन एक बार करवा देता हूँ, ये चार्जेस ऐसे रखे हुए प्लस माइनस, फोर्सेस बाहर की तरफ लग रही है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, फोर्सेस बाहर, आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये फोर्स को दोबारा खींच लिया, इसने अपनी पोजीशन पे दोबारा खींच लिया। इस पे बाहर के लिए फोर्स लग रही है, आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, इधर करा वापस आ गया। बट दूसरे वाले केस में अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो डायपोल हो गया ऐसा, इस पर फोर्स उधर, इस पर फोर्स इधर, तो ये अंदर के लिए दब रहा है, बेसिकली फोर्स अंदर के लिए लग रही है। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया क्या होगा, फोर्स अंदर के लिए लग रही है और ऐसे करके ये रोटेट कर जाएगा। इमेजिन करना, घर पे मार्कर घुमाओ, पेन घुमाओ, चमचा घुमाओ। क्लियर? तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, क्वेश्चन में तो कोई टाइम नहीं लगा आंसर करने में, जो कि 1 मिनट का था। वो कंसेप्ट जानना ज्यादा जरूरी था, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, अगर टॉपिक वो क्लियर नहीं है पहले से। तो ये कोई वीडियो किसी क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, मैं उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही रैंडम है और कॉमनली आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस के अगर हम कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सिर्फ क्वेश्चंस की, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशन है कि टॉपिक हमारा पहले से पूरा कवर होना चाहिए। तो हो सकता है एक टॉपिक की भी सीरीज में निकाल दो। तो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके पीछे का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है अ चार्ज Q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each face of the cube? क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब जो कि हम सबको पता है, ये रहा हमारे पास क्यूब, ठीक है। और क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है? जिसकी साइड हमारी L है, तो इसकी एक साइड या नहीं सारी साइड L होंगी, ठीक है। क्यूब पूरा बना लेते हैं, ये तो 3D में फील नहीं आता। ये रहा, ठीक है। ये कह रहा है इसकी सारी साइड L है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब? अगर चार्ज क्यूब कहाँ रखा है? इसके सेंटर पे। इसका सेंटर होगा क्यूब का कहीं, ये बॉडी सेंटर। इस पे कह रहे हैं क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है हर एक फेस से। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, सबको चमक गया होगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करता है? गॉस लॉ इजी कर देता है भयानक इंटीग्रेशन को। कई बार हमें इररेगुलर सिस्टम्स की क्या निकालनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या फिर फ्लक्स, तो उसको इजी कर देता है गॉस लॉ। एंड गॉस लॉ होता क्या है? जो भी आप नेट फ्लक्स निकालेंगे किसी भी क्लोज सरफेस में से, नेट फ्लक्स निकालेंगे, वो कितना होगा आपका? जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इनसाइड का हो या इनक्लोज्ड का हो, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आपका नेट फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का। अब एक बात बताइए, ये प्लस ही लग रहा है, कुछ नहीं दिया इसको पॉजिटिव लो, तो लेट अस सपोज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। हमने सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। इसमें से जितना भी फ्लक्स होगा, एक गॉसियन सरफेस हमको पहले से बना के दे रखा है, हम इसको किस टाइप से ट्रीट करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे गॉसियन सरफेस के द्वारा, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है? जितना भी नेट फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस से, किससे? इस वाले से, वो किसके बराबर होगा? गॉस बाय गॉस लॉ हो जाएगा वो, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है आपका, जितना चार्ज आपका इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, कहां से मिला ये हमें? ये हमें मिला बाय गॉस लॉ। वैसे बेसिकली बच्चों को गॉस लॉ का बस इतना सा ही याद रहता है ज्यादातर। तो नेट फ्लक्स अगर हम कहें, नेट फ्लक्स बराबर हो जाएगा चार्ज इनक्लोज जो कि हमें क्यू दे रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट मिल गया। क्या हमें नेट चाहिए था? देखते हैं हमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, एक फेस में से बताना है। तो सिंपल सी बात, गॉस लॉ बनाया ही इसलिए गया, गॉस लॉ का यूज यही है कि वो चीजों को सिंपल कर देता है, चीजों को सिंपल कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ क्या सिमेट्री है? क्यूब पूरा हमारा सिमेट्रिकल होता है और चार्ज भी उसके कहाँ रखा हुआ है? सेंटर। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से इनफाइनाइट जितनी भी लाइन बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे फेसेस में? जी हाँ, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सब में सिमेट्रिकली गई है, तो फ्लक्स भी सब में सिमेट्रिकल गया होगा सारे फेसेस में। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, ये तो सबको पता है, 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, और सबकी फ्लक्स मिला के इतनी है, सबकी फ्लक्स मिला के इतनी है। तो बेसिकली ये है क्या? ये है आपका फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस,
देन फ्लक्स थ्रू ईच फेज कितना होगा, ईच फेज हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ जो भी हमारा आया है। वही बात, अगर 10 रुपए के 2 केले हैं तो 2 रुपए के कितने केले होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। इतना समझ में आपको आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर। फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस विल बी 1/6 टाइम्स ऑफ Q इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, खासतौर पर बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं क्या है। हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की हमारे पास हमें उसकी लेंथ दे रखी है। लेंथ क्या है, वो d, जो कि मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया। When placed with its axis making an angle of 60 डिग्री, ये हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है। विद एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, टॉर्क की वैल्यू हमको दे रखी है 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज अ चार्ज ऑफ ±8 नैनो कूलम। तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन, नहीं ट्रिक भी नहीं कह सकते, आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जब भी आपसे डायपोल की बात हो तो आपको बहुत जगह उसके डायपोल मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर दे रखा है आपको क्वेश्चन में तो वेरी गुड, अगर नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले डायपोल मूवमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है। अभी हमने बताया चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हमको चार्ज गिवन है, जी हाँ, 8 नैनो कूलम का चार्ज गिवन है। और नैनो कूलम कितना होता है 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इंटू डी कितना दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम कुछ पता है हमें, जी हाँ 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 10⁻², ऐसा यूनिट्स में रखना है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया ये मीटर। ओके, 8 इंटू 4 32 इंटू 10⁻⁹ एंड -2 तो 10⁻⁻11 न्यूटन, नॉट न्यूटन, कूलम मीटर। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी डायपोल मोमेंट P की वैल्यू है जो हम यूज करते थे क्वेश्चन में। अब ये निकाल के रख लिया। अब देखते हैं क्या पूछूंगा। हमको क्या दिया, क्या है, हमको टॉर्क दिया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है उसी डायपोल की। केस किस टाइप का था कंडीशन, ये कह रहे हैं इस टाइप से, अगर हमारा जो डायपोल है ये ऐसे रखा हुआ है, प्लस चार्ज इधर ले लिया एंड माइनस चार्ज इधर ले लिया, प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये रहा हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर P। ओके, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, टॉर्क दे रखा है। तो टॉर्क दे रखा है और हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। टॉर्क का क्या आपको फॉर्मूला याद है, जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा, PE इंटू साइन थीटा। क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, जी हाँ। वैसे माइनस का P.E होता है, जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ये कॉस थीटा आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आई होप आपको याद होंगे, तभी यहां पर हो। ध्यान सुनो। अब क्या, हमको क्या क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, P की वैल्यू, इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले P निकालिए, जी हाँ है। थीटा की वैल्यू है, मतलब साइन थीटा भी है हमारे पास, P भी है और टाउ भी है। E नहीं है तो और क्या, पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा है, ये है हमारा टारगेट। P है अगेन हमारे पास एंड कॉस थीटा भी है हमारे पास अगेन। तो बेसिकली इन दोनों को कौन रिलेट कर रहा है, E इज रिलेटिंग दीज टू। तो आप यहां से E की वैल्यू निकालें और इसमें रखवा दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बेसिक क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है करना क्या है। तो आप टॉर्क पे पहुंचते हैं। टॉर्क हमें क्या है, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। P की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻10। ओके, E की वैल्यू नहीं है हमारे पास। साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है √3/2। ओके, एंड टॉर्क की वैल्यू भी हमको पहले दे रखी 4√3। यहाँ से √3 से √3 आपका कैंसिल, और E को आप सब्जेक्ट बना के कैलकुलेट कर लीजिए। E को सब्जेक्ट बना के कैलकुलेट, 4 से कटेंगे जैसे 0.8 एंड 2 से अगेन 0.4। E को कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल्स टू 1/0.4 इंटू 10⁻⁻10। इसमें से क्या लिया जाए, 10 ऊपर ले लो, इंटू 10⁻9 अपॉन ये 10⁻⁻10 ऊपर गया, 10 बाहर ले लिया, 10�9 ये, और ये हो गया 0.4। ये पॉइंट हटाओगे 100 बन जाएगा, 4 से काट के 25। आंसर आ गया 25 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम, वोल्ट मीटर होती है। ओके, न्यूटन पर कूलम। ये हो गई वैल्यू किसकी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या हमको ये निकालना था, जी नहीं, क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आ जाओ, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद हमें एक माइनस की जरूरत होगी, है P की जरूरत होगी, E की जरूरत होगी और कॉस ऑफ थीटा की जरूरत होगी, ठीक है। माइनस P की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻10,
ई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 25 इंटू 10⁻9 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना दे रखा है, थीटा है हमारा 60 डिग्री, याद करो। कॉस थीटा हो जाएगा 1/2। कैसे निकालेंगे, इससे ये काट दिया 1.6 इंटू 25 इंटू 10 -10 और +9, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, तो यहां से हम सॉल्व इसको कर लेंगे। ये आई गेस आ जाएगा 40, माइनस का 40 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज माइनस का 4 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी। इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 60 डिग्री पर कितनी होगी, माइनस का 4 जूल्स। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, वीडियो की लेंथ पे ध्यान ना दें, क्योंकि पढ़ रहे हैं, मैगी की रेसिपी नहीं देख रहे जो 2 मिनट में हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, साथ साथ कंसेप्ट भी देख रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएंगे सॉल्व, साथ में कंसेप्ट पढ़ने में टाइम लग जाता है। 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आर देयर 2 चार्जेस, ये और ये, इनमें से ये दोनों चार्जेस आर इनक्लोज विद इन अ सरफेस S। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S। सिंस हमको डायग्राम नहीं दे रखा है तो हम ऐसे ही बना ले रहे हैं। प्लस का 2q -q एंड +3q, 3 चार्जेस हैं हमारे पास, जिनमें से +2q एंड -q आर इनक्लोज विद इन अ सरफेस S। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई सरफेस S है, कोई कैसा भी हो सकता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S। हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो 3 चार्ज हमको दे रखे हैं, +3q -q और +2q, इन तीनों चार्जेस की वजह से इस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हमसे पूछा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस में से कितना होगा। ये सुनते ही हमारे दिमाग में आया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। बस जब भी आपको फ्लक्स निकालना हो, एक बार गॉस लॉ के बारे में जरूर सोचिए कि अगर हमारे पास कभी भी एक क्लोज सरफेस मिलता है, क्लोज सरफेस, तो उसमें से नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज गॉस लॉ में कही गई है, एंड इसको बहुत ही सीरियसली लेके हमें बता देना है कि अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है इस सरफेस में से, तो जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, कौन सा इनक्लोज्ड है, ये और ये, तो आप इसको क्या बोलोगे, +2q एंड -q, इसको आप बोलेंगे +2q एंड -q, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर कितना हो गया, प्लस का q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जी हाँ, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और यही इसका आंसर होगा। आप कहोगे इसका क्या यूज था, इसका कोई यूज नहीं था, यहाँ पे आपको ऐसे ही डाइवर्ट करने के लिए दिया गया ये चार्ज। फील्ड इसका ये है, सोचो ये क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग। मान लो इसने कुछ भी फील्ड लाइंस निकाली, इसने कुछ भी फील्ड लाइन निकाली, जितनी इसमें एंटर करेंगी फील्ड लाइंस, जितनी सरफेस में एंटर करेंगी वही तो निकलेंगी, जो आएगा वो जाएगा। फिल्म का डायलॉग, जो आएगा वो जाएगा, जितनी फील्ड लाइन इसमें से आई इसके वजह से उतनी निकल गई इसके वजह से। इनवर्ट फ्लक्स आ जाएगा नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स आ जाएगा पॉजिटिव, बट दोनों होंगे कैसे, बराबर मैग्नीट्यूड के होगी, क्योंकि 3 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, तो इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्लक्स पे। जितनी ये फ्लक्स पॉजिटिव बनाएगा उतनी ही ये फ्लक्स कैसी बना देगा, नेगेटिव। बट ये दोनों चार्ज इसके अंदर है, इसकी वजह से सिर्फ बाहर जाएगी फील्ड, इसकी वजह से बाहर जाएगी, इसकी वजह से सिर्फ अंदर आएगी, तो इन दोनों काम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, अगर हमसे पूछें कि ये जो फील्ड हमारी आंसर निकल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या ये इन दोनों की वजह से है या इसके वजह से, ये पूरे सिस्टम की वजह से है। नेट है, लिखा हुआ है नेट, ये पूरे की वजह से। कैलकुलेशन में हम वो यूज करते हैं जो इसके अंदर होता है, जो इनक्लोज होता है, उसको हम कैलकुलेशन की जगह यूज करते हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन इसका यही है क्योंकि इसके वजह से जितनी पॉजिटिव फ्लक्स बनेगी उतनी नेगेटिव बनेगी, यहाँ पर उसका कोई भी काम नहीं है।